नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच टकराव दिखाई दे रहा है। खबर यह भी है कि एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि इस नीति के सहारे शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है और नियमों का उल्लंघन किया गया है। एलजी का यह आदेश दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट के आधार पर यह सिफारिश की गई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हालांकि पलटवार किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस सिफारिश के खिलाफ। तो एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच ठनी। अब से पहले अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब भी अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल आमने सामने रहते थे, और अब वीके सक्सेना साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और एक बार फिर ये विवाद सामने आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने एक्साइज पॉलिसी को लेकर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिफारिश की है सीबीआई जांच की, और उधर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। दिल्ली में एलजी वर्सेस केजरीवाल के पार्ट 2 की पूरी कहानी क्या है, सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में नई एक्साइज पॉलिसी पर कई सवाल खड़े किए गए। नई नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। जीएनसीटीडी एक्ट 1991, कारोबार लेन देन नियम 1993 के उल्लंघन का आरोप भी इस रिपोर्ट में लगाया गया। दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के भी उल्लंघन का आरोप लगाया गया। बड़े नेताओं की ओर से निजी फायदे के लिए कारोबारियों की मदद का आरोप। रिपोर्ट में सीधे एक्साइज विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाए गए। मनीष सिसोदिया ने ही नई एक्साइज पॉलिसी को फाइनल किया। नियमों की अनदेखी और शराब दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया इस रिपोर्ट में। टेंडर के बाद भी शराब कारोबारियों को वित्तीय मदद की गई। नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ। जब यह रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंची, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सिफारिश की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और उसके बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली सरकार आमने सामने। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सिसोदिया को फंसाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यह पूरा मामला झूठा है। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। तो आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना। सीधे सिसोदिया पर आरोप लगने के बाद खुद केजरीवाल जवाब देने मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। सिसोदिया पर शुरू हुई लड़ाई को अरविंद केजरीवाल सावरकर और भगत सिंह तक लेके गए। एक बार फिर सुनिए क्या कुछ कहा। इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया।
हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। जैसा कि हमने आपको बताया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार आमने सामने है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई से सिफारिश की है कि ये जो एक्साइज पॉलिसी, जो नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें घोटाला हुआ है। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जुड़ेंगे, बीजेपी से मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जी आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि भाई इसमें जो शराब खरीदने वाले लोग हैं उनका फायदा है, जो कारोबारी हैं यानी जो ठेकेदार हैं उनका फायदा है, और रेवेन्यू का फायदा दिल्ली सरकार को हो रहा है। तो फिर घोटाला कहां से हो गया? जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि आपने शराब कारोबारियों को, पूंजीपतियों को, जो सरकार का काम था, पहले सरकार ये शराब की जो व्यापार दिल्ली में करती थी, वो आपने बड़े बड़े अपने पूंजीपति दोस्त लेके आए और उनको वो सारा काम दिया। हम भी यही कह रहे हैं, और ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी के लोगों ने ही मुझे बताई थी, जहाँ से ये बात शुरू हुई। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और हम मुझे बताएं कि हमारी इसमें उनको कौन सी बात गलत लगती है, हमारी बातों का जवाब दें। इधर उधर की बातों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये एक्साइज की पॉलिसी है। इस एक्साइज की पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूवल दी। कैबिनेट ने 22/3/2021 द डिपार्टमेंट हैज़ बीन डायरेक्टेड वाइड कैबिनेट डिसीजन नंबर 2983 डेटेड 22 मार्च 2021। जब एक बार किसी को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी तो उसको बदलने का अधिकार किसी को नहीं रह जाता, लेकिन इस पॉलिसी को बदला गया किसके द्वारा? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। वो कौन कौन है? मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और कैलाश गहलोत जी। और क्या किया? द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वाइड मिनट डेटेड 5th of April 2021 रिकमेंड एंड अप्रूव एडिशनल क्लैरिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस इन द रिपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर फेल बदल किया कैबिनेट की अप्रूवल के बाद। तो ऐसा ये क्यों किया गया? जो अरविंद केजरीवाल जी के बड़े बड़े पूंजीपति दोस्त हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारी व्यापारी हैं, जिनको फ़ायदा देने के लिए दिल्ली के शराब के ठेके प्राइवेट लोगों को बेचे गए, उन लोगों के लिए किया गया। अब दूसरी बात, इस पॉलिसी के अंदर, मैं तो उन्हीं की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, इस पॉलिसी के अंदर अगर आप पेज नंबर 11 पे आएंगे तो इसमें लिखा है कि जो बिचौलिए हैं उनको 12% कमीशन दी जाएगी। तो बिचौलिए कौन है? प्रॉफिट मार्जिन फॉर L1 इज 12%। 12% लिखती तौर पर अरविंद केजरीवाल जी जिन पूंजीपतियों को लेके आए, बड़े बड़े अरबों रुपए के पैसे वाले जो उनके दोस्त हैं उनको लाए, उनको व्यापार देने के लिए 12% उन्होंने फिक्स उनकी आमदन तय की। आप बताइए, आप भी टीवी पे भी हैं, इतना बड़ा आपका चैनल भी, आपने कभी इससे पहले देश में किसी सरकार ने सुना है कि बिचौलियों के लिए 12% रखा गया हो कि आपको 12% मिलेगा? और 12% किस पे? मान लीजिए अगर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है तो इसका मतलब 50,000 करोड़ की शराब बिकेगी। तो 50,000 करोड़ रुपए की शराब पे 6,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए, 6,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट दिया गया है। 6,000 करोड़ रुपया। मेरी इसमें सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, मैं आपकी, ठीक है, पूरी कीजिए बात। पॉइंट और है, अब उनको जवाब देना आसान हो जाएगा। उसके बाद उस पॉलिसी में लिखा है कि आप किसी को भी, आप ना, जो होलसेलर है वो रिटेल का काम नहीं कर सकता, जो रिटेल वाला है वो फैक्ट्री नहीं चला सकता। सो 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। इनमें से कोई भी आदमी 2 काम नहीं कर सकता, सब अलग अलग रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया, ये बड़ी पंजाब बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 6 ब्रांड रजिस्टर्ड है, 6 फैक्ट्रियां हैं। इसको रिटेल का काम दिया गया, जोन नंबर 32 एयरपोर्ट का, और इसी आदमी को होलसेल का काम दिया गया KSJM के नाम से। इसी तरह दूसरा है, ये एडी ब्रॉन्सन एक कंपनी है जिसकी 5 फैक्ट्रियां हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ ठीक है, मोटा मोटा ये है कि भाई एक आदमी को एक ही काम दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी को 2-2 3-3 काम दिए गए। दिलीप पांडे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप पांडे साहब, पहला आरोप ये है कि 22 मार्च 2021 में जो पॉलिसी आपके द्वारा बनाई गई थी कैबिनेट के द्वारा, उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा चेंज किया गया, जो कि जो नहीं होता है, जो गलत है। दूसरा आरोप और तीसरा आरोप आपने सुन लिया है। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को जवाब दे दें, क्योंकि बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है और एलजी साहब ने भी सिफारिश कर दी है आपके खिलाफ सीबीआई जांच की। मैं सिरसा जी को सुन रहा था तो मुझे कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ होर्डिंग पोस्टर्स लगे थे कि पता नहीं किसने तो गुरु की गुल्लक छुड़ा लिए, तो वो मुझे याद आया कि ऐसा आदमी जिसके ऊपर इस तरह के
संगीन आरोप है। निजी हमला नहीं, जवाब दीजिए। आपकी सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं दिलीप जी। निजी हमला नहीं, आपकी सरकार पे आरोप लगे, उसका जवाब दीजिए प्लीज। हाँ, नहीं, अच्छी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अब आप इनके आरोपों को ध्यान से पता नहीं कर पा रहे हैं। इनके आरोप हास्यास्पद है, मजाकिया लगते हैं। मतलब कैबिनेट जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता विधायक चुनती है, विधायक कैबिनेट चुनता है, और कैबिनेट जो है पॉलिसीज बनाती है, जनता के हक में नीतियां बनाती हैं, निर्धारण करने का अधिकार कैबिनेट को है। ये कह रहे हैं कैबिनेट ने कैसे चेंज कर दिया। असल बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असल बात ये है कि ये जिसके पीछे ये घूम रहे हैं, जिसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दरअसल अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। ये पूरा का पूरा आरोप जो है उस डर को व्यक्त करने के लिए है। पूरा देश जो है अपने जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने क्या कहा था, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ये अपनी चोरियों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था ये इधर उधर की बातें करेंगे लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे हमारे सवालों का, क्योंकि हमारे सवालों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। दिलीप पांडे जी सुन लीजिए, सिरसा जी शांत हो जाइए। दिलीप पांडे, बहुत प्रिसाइजली 3 आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगाए गए, और आपके अपने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद ये सिफारिश की गई। चीफ सेक्रेटरी यूटी काडर का आईएएस होता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, उसके अंडर में काम करता है, वो एक रिपोर्ट दाखिल करता है। उस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए उनका जवाब आप प्रिसाइजली दे दीजिए। किसके इशारे पे हो रहा है, केंद्र क्या कर रही है, कौन किससे डरता है, उसको छोड़ दीजिए। मेरी बात मानिए आप। मैंने इनको भी सुना बड़े ध्यान से, मीनाक्षी लेखी को भी बड़े ध्यान से सुना। ये क्या आरोप लगा रहे थे, घोटाला हो गया। मेरे हिसाब से अगर ये घोटाला हुआ है तो देश का पहला ऐसा घोटाला होगा जिस घोटाले से सरकार को एक साल में 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कैसा घोटाला है जहां सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है और सिरसा जी नाराज क्यों है? मुझे लगता है एक ही बात से नाराज है कि कोई उनका जानने वाला रहा होगा, उसकी सेटिंग नहीं करवा पाए होंगे, उसके साथ घोटाला नहीं करवा पाए होंगे, इसलिए भड़के हुए हैं, नाराज है। वरना ऐसा कोई घोटाला नहीं होता जिसमें सरकार को फायदा होता हो। मैंने पूरी मीनाक्षी लेखी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली और मैं यकीन से बता रहा हूँ ना आप समझ पाएंगे उसमें एक आरोप, न मैं समझ पाऊंगा। ठीक है दिलीप पांडे, प्रोसीजरल लैप्स, ये कागज में लिए हुए बैठी हुई हूँ, 1 मिनट, जिसपे सिफारिश की गई है। दिलीप पांडे, प्रोसीजरल लैप्स की बात की जा रही है। दिलीप पांडे, प्रोसीजरल लैप्स की बात की जा रही है। क्या ऐसा कोई प्रोसीजरल लैप्स है जिसका जवाब आज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? केजरीवाल लगा है और देश को केजरीवाल से उम्मीद है। ये उम्मीद इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। 4 महीना पहले अरविंद जी ने बताया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश करने वाले हैं। आज वही फलीभूत होता दिख रहा है। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 6 बजे सवेरे उठ के सरकारी स्कूल के दौरे करता है, ये क्या भ्रष्टाचारी है? मेरा रिपोर्टर जुड़ा हुआ है, हमारा रिपोर्टर दिलीप पांडे, आऊंगी आपके पास। आप मेरे किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, ये शिकायत रहेगी मुझे आपसे। दीपक रावत का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे रिपोर्टर हैं और इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। दीपक रावत, जो जिसे कहा जाए शिकायतें की जा रही है बीजेपी के द्वारा, जो आरोप लगाया जा रहा है, उसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 22 मार्च 2021 में, मार्च के महीने में कैबिनेट ने एक एक्साइज पॉलिसी को फाइनल किया। उसके बाद दोबारा कैबिनेट नहीं बैठी, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने उस एक्साइज पॉलिसी में चेंज कर दिए। ये नियमों के खिलाफ है। क्या जानकारी आपके पास है और क्या आपका पक्ष है? देखिए शोभना, जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं कि कैबिनेट ने फैसला लिया, कैबिनेट का नोट भेजा गया, तो कैबिनेट का जो भी फैसला होता है वो उपराज्यपाल के पास तो जाता ही है, क्योंकि दिल्ली में उपराज्यपाल के फैसले, अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही होता है, इसलिए उपराज्यपाल के पास वो चीज़ें जाती हैं। तब उपराज्यपाल दूसरे थे, अब दूसरे आ गए हैं। तो साफ तौर पर ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से ये दूसरे उपराज्यपाल आए हैं, सिर्फ 2 महीने का वक्त हुआ है और ये तीसरा मामला है जब इस तरीके का आरोप जो है और इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। पहले उपराज्यपाल आ जाते हैं, वो PWD और जल विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुला लेते हैं और मंत्री को बताते तक नहीं है। दूसरा मामला सिंगापुर यात्रा से जोड़कर कहा गया है कि सिंगापुर यात्रा पर जाने के लिए जिस फाइल को रोकना नहीं चाहिए उसको रोक दिया गया है, जबकि आमतौर पर बहुत जल्दी इसमें क्लियरेंस मिल जाती है। अब तीसरा मामला ये है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अब जब पंजाब में उनकी जीत हो गई है, गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब इस तरीके से उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब ये नई एक्साइज पॉलिसी जो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार लेकर आई है, उस एक्साइज पॉलिसी में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं उस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उस पर क्यों सरकार अपने तथ्य नहीं रख रही। तो दोनों तरफ से ये बातें आ रही हैं। सिरसा साहब, आपने दिलीप पांडे को सुन लिया।
लिया, वो कह रहे हैं कि भाई रेवेन्यू का 1300 करोड़ का फायदा हो रहा है सरकार को, तो घोटाला कैसे हो गया, सरकार को चूना नहीं लगाया जा रहा। एलजी साहब में जो रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया है कि भाई सरकार को नुकसान हो रहा है, तो फिर ये कैसा हो रहा है। दूसरा, सिंगापुर जाने को लेकर भी विवाद है। तो क्या जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि क्योंकि पंजाब में भी सरकार बना ली, दिल्ली में भी पछाड़ दिया और अब हिमाचल प्रदेश की भी बारी है, वहां भी जीतेंगे, इसलिए बीजेपी जो है वो खुंदक निकाल रही है, क्या जवाब? देखिए, जब भी वो हम सवाल करेंगे, सवाल का यादव जी वो जवाब नहीं देते कभी भी, वो इधर उधर बातें लेके। मैंने तो बड़ी स्पष्ट से बातें की, मैंने पॉलिसी के ऊपर कहा कि फ्रॉड कहाँ हुआ, गलत काम क्या किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं अगली बात अब कहता हूँ, खाओ गली को 30 करोड़ रुपए वापस किया गया। 30 करोड़, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 करोड़ रुपया खाओ गली को वापस दे दिया, जो कि उसका फॉरफिटेड अमाउंट था, उसको वापस नहीं मिल सकता था। 140 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया, जिससे दिल्ली के 14 लाख परिवारों को शिक्षा दी जा सकती थी, उनके घरों में पैसा भेजा जाता। 144 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पूंजीपति दोस्तों को माफी कर दिया उनको, बोले हमने आपसे लेना ही नहीं है। हाँ। अगर अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त इतने दयावान हैं, ये सारा काम पहले सरकार करती थी। आपको याद रखना होगा, जो इन पूंजीपतियों को लाके दिल्ली में काम किया है, ये सारा काम पहले सरकार करती थी, सारी पैसा सरकार को कमाई आती थी। अब सरकार को 1300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पहले 6300 करोड़ रुपया पिछले साल आया था, इस साल 20% बढ़ना था। हर साल एक्साइज 20% रेवेन्यू बढ़ता है, पिछले 20-30 साल का निकाल कर देख लें, हर स्टेट में बढ़ता है। हाँ। तो अगर 6300 करोड़ था तो इस साल कम से कम 72-7300 करोड़ रुपए आना था, उसकी जगह अभी तक 5500 करोड़ रुपए आया है। 32 जोन जो उन्होंने बेचे थे, उनमें से 10 जोन वापिस हो गए हैं, तो केवल 22 जोन का ही पैसा आया है। और अगर 22 जोन का पैसा आया तो 5500 करोड़ रुपया है। वो ठीक है, पांडे जी मेरे को दोष लगाएं, किसी को जवाब दीजिए दिलीप पांडे। ये तो सच्चाई, मैं जो सवाल करूं इनका में से किसी एक का जवाब दे दे, किसी एक का जवाब दे। जवाब दे दिलीप की बातें ना सुनूंगी, अब मैं तसल्ली से दिलीप पांडे आपको सुनूंगी। काम क्यों दिया, इसका जवाब दे। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए। पूंजीपति दोस्त है ये, तो आप मोदी पर आरोप लगाते हैं, अब ये आरोप तो उल्टा आप पे लग रहा है। मैं जवाब देता हूं शोभना जी। हाँ। हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनके टक्कर में कोई भी खड़ा हो। मैं आता हूं एग्जैक्टली मतलब पॉइंट टू पॉइंट इनकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं छोटी सी क्रोनोलॉजी आपको सुनाना चाहता हूं, वो क्रोनोलॉजी आप समझिए। ये लोग बड़ा क्रोनोलॉजी में यकीन रखने वाले लोग हैं। आप जानते हैं दिल्ली के अंदर कम 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए। कोर्ट तक ने उनको, दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई कि ये मुकदमे फर्जी हो रहे हैं, जेल में डाला, वो सारे के सारे छूट गए। इन्होंने कीचड़ उछाला हमारे ऊपर, जनता फिर भी नहीं मानी। उन्होंने माना कि आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं और देशभक्त हैं। इसके बाद क्या किया उन्होंने, जब हम पंजाब जीत गए, हिमाचल और गुजरात की बारी आई, तो उन्होंने जैन साहब को अरेस्ट कर लिया। फिर भी दिल्ली की जनता नहीं मानी कि ये लोग जो है, इनके ईमानदारी में कहीं भी कोई दाग है। राजेंद्र नगर के बाई इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी। वहां भी जब इनकी नहीं चली, तो अब ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके फिर से कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक है, कीचड़ उछाल के ये कहना चाहते हैं कि जनता देख लो, ये आम आदमी पार्टी वाले भी हमारी तरह बेईमान है, लेकिन जनता मानने को जानने को तैयार नहीं है। और सफलता का सिलसिला फिर पंजाब के बाद। अब सुन लिया, क्रोनोलॉजी मैंने सुन लिया, अब जवाब दे दीजिए जो सवाल आबकारी नीति को लेकर उठाए गए। अब बारी आती है इनके पॉइंटेड जवाब की। इन्होंने कहा जी फलाने के पैसे वापस कर दिए, बहुत हिसाब किताब रखा हुआ इन्होंने। पॉलिसी कहती है कि जिसको लाइसेंस मिल जाएगा उसका पैसा सरकार रखेगी, और जिसको नहीं मिलेगा उसको लौटा देगी। ठीक है, तो जिसको नहीं मिला उसका पैसा लौटा दिया, तो ये कह रहे हैं घोटाला है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये मन के लड्डू खा रहे तो फीके क्यों खा रहे। कुछ दिन पहले दिल्ली में उन्होंने होर्डिंग लगवाया था, 13,000 करोड़ रुपए ले लिए जी एमसीडी के। तो मन के लड्डू खा रहे तो फीके क्यों खा रहे हैं। कह दीजिए 1.5-2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। जैसे मोदी जी एनपीए माफ कर दे रहे हैं, जैसे मोदी जी के सपने में केजरीवाल जी आ रहे हैं, आप उससे घबरा के 12% बिचौलियों को दिया गया कमीशन, वो तो आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 12% बिचौलियों को दिया जाएगा कमीशन, इसको लेकर क्या सफाई? शोभना जी बेस, मैं भाई कह रहा हूं ना, जब कोई कहता कौवा कान लेके गया तो कौवे के पीछे नहीं भागते हैं, अपना कान देखते हैं। और दिल्ली की सरकार, हम सब इनको बताना चाहते हैं कि आप एक आदमी को जेल भेजो, 4 आदमी को जेल भेजो। अरे 12% कमीशन की बात कीजिए ना, मेरे पास वक्त कम है। दिलीप पांडे, 12% कमीशन, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। 12% कमीशन बिचौलियों को। अरे कहाँ कागज है, मुझे कागज दिखाइए भाई। आप कहने पे अगर मान लेंगी तो मैं कहता हूँ, मैं नहीं मान रही हूँ, मैं तो आपसे सफाई पूछ रही हूँ। ये रहा कागज, ये कागज देख लीजिए, पढ़ देता हूँ।
शोभना जी मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ मैं देता हूँ सिरसा जी कागज। से कह रहा हूँ, भाई मोदी जी ने ये 1 कागज में लाख इनकी करोड़ पॉलिसी में रुपए लिखा हुआ, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। आपकी पांडे जी, पॉलिसी में लिखा हुआ है, दिलीप पांडे आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। पांडे जी आप इतना गुस्सा मत खाइए, मैं बता रहा हूँ, आप गुस्सा घोटाले मत का खाइए कुछ नहीं पांडे है जी, इनके पास। आपका गुस्सा आज जायज है, बेसिर आपकी पैर चोरी की पकड़ी जलेबी गई, बना रहे लेकिन हैं। सुन तो लीजिए मेरी पांडे बात जी, मानिए, बेसिर पैर की जलेबी बना रहे हैं, इनके ये आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, इतना मोदी गुस्सा जी क्यों हो रहे हैं जनता आप? उड़ चुकी है, केजरीवाल जी को पांडे उम्मीद जी, के तौर पे आप दिख रही है। डरे हुए लग रहे हैं। इनके पास कोई कागज पांडे जी नहीं है, डरे हुए तो कोई आप कागज लग नहीं रहे है। हैं, आप दिलीप इतना पांडे घबराहट इस में आप समय रहिए तो सिरसा सही ना साहब पांडे जी, कागज आपकी लिए पॉलिसी हुए में लिखा हुआ है, बैठे, आप दोनों शांत हो जाइए। तो ये जो पूरा विवाद अब दिल्ली सरकार वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर खड़ा हो गया है, उसी पर हम ये बड़ी कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता हैं, और मनीष सिसोदिया के ऊपर ये पूरा का पूरा आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने 144 करोड़ का नुकसान सरकार का किया, घोटाला किया। सुन लेते हैं मनीष सिसोदिया क्या सफाई दे रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट किया है इस पूरे विवाद पर। मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर सफाई दी। देखिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं, मोदी जी से लोगों का मोहभंग हो गया है, अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का देश भर में प्रभाव बढ़ेगा, अभी और बहुत झूठे केस होंगे। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वही मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं। शराब नीति पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ये ट्वीट। पर अब कोई जेल केजरीवाल जी और आपको नहीं रोक सकती। भविष्य आपका है, भविष्य भारत का है। दीपक रावत हमारे साथ रिपोर्टर हमारे जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। दीपक रावत, आबकारी की जो पॉलिसी है उसके कागज लेकर सिरसा साहब बैठे हुए हैं, वो 12% कमीशन की बात कर रहे हैं। आपने भी वो पढ़ा होगा, वार पलटवार भी आप सुन ही रहे हैं। क्या आपके पास जानकारी? देखिए, जो आबकारी नीति लाई गई थी उसमें कई सारे तथ्य रखे गए थे। तब सरकार का यही कहना था कि पहले जो बिचौलिए होते थे या पहले की जो दुकानें होती थी उसमें इस तरीके से पैसा होता था कि उसमें से कई सारे जो चीज़ें हैं वो सरकार को बताई नहीं जाती थी या सरकार को पता ही नहीं चलता था। टैक्स जो है वो एक रकम जो तय की गई थी वो रकम पहुँच तो जाती थी, लेकिन बाकी रकम किस हिसाब से दी जा रही है उसका कोई पता ही नहीं होता था। लेकिन अब जो नई आबकारी नीति लेकर आए हैं उसमें एक एक चीज़ को नोट कर दिया गया है कि किसको कितना पैसा जाना है, किसको कितना पैसा नहीं जाना है, क्या टैक्स किस हिसाब से दिया जाना है। पहले मनमाने तरीके से दारू शराब की दुकानें जो हैं वो बाज़ारों में तय की गई थी और उनके रेट तय किए गए थे, लेकिन अब जो है वो रेट जो है ये ज़रूर कहा गया है कि शराब की दुकानें या शराब की दुकान के जो मालिक हैं वो तय करेंगे, लेकिन एक मार्केट रेट के हिसाब से ही तय किया जाएगा, उससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं ले सकता है। तो अब यही वजह है कि सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 महीने में करीबन 1300 करोड़ का फायदा हुआ है और उस फायदे को वो दिखाने को तैयार भी है और कल को सीबीआई इंक्वायरी के लिए वो उनके पास पहुंचती है। तो जिन तथ्यों की बात मैं अब दिलीप पांडे का रुख कर लेती हूँ। दिलीप पांडे, अगर ये इतना साफ सुथरा है सब कुछ, आपके खुद के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर ये सिफारिश की गई है, एलजी साहब ने खुद कोई इंक्वायरी नहीं की है और चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, तो फिर ये इसको कैसे समझे? शोभना जी, हम और आप कोई भी इतना मासूम नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी जो है कोई रिपोर्ट दाखिल कर रहा है तो किसके कहने पे क्या कर रहा है। हकीकत सच्चाई है, उसको हमको समझना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बताया, इन्होंने एमएलए जेल में डाले, फिर भी जनता ने विश्वास नहीं किया इनके बेसिर पर के आरोपों पे। इन्होंने मंत्री जेल में डाले, फिर भी जनता विश्वास नहीं कर रही है और जनता आगे भी विश्वास नहीं करने वाली है। ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई और पार्टी खड़ी ना हो जाए। मतलब दिल्ली के बाद पंजाब, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जहां जहां आम आदमी पार्टी जा रही है उसको सफलता हासिल हो रही है कम या ज्यादा तौर पे। ये इनसे पच नहीं रहा है। इन्होंने 75 सालों में देश का बंटाधार कर दिया। मतलब ऐसा, मतलब आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं? आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो? दिलीप पांडे, हाँ या ना में जवाब? बिल्कुल, हम तैयार हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। बस यही सिरसा साहब, सिंह की औलाद, हम माफी की औलाद नहीं है हम लोग। देखिए सिरसा साहब, आम आदमी पार्टी तैयार है, करा लीजिए आप जांच। असल बात क्या है? असल बात ये है कि मोदी जी तो केजरीवाल जी दिक्कत क्या है? अभी अगर तैयार हैं तो देखिए, अगर ये तैयार हैं तो दिक्कत क्या, फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो अभी तो इंक्वायरी तो हो रही है, कौन सा किसी को बुलाया है? तो कागजों की आप देखिए कह रहे हैं कि लेकिन अकेली आम आदमी पार्टी नहीं है बीजेपी पे जो आरोप लगा रही है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी के ऊपर यही आरोप लगा रही है कि जहां जहां
सरकार मजबूत हो रही है, वहां पर बीजेपी मुकदमे दर्ज कर रही है। बड़ी खबर इस समय की यह है कि अभिनेता सलमान खान को 2 महीने पहले मूसेवाला की तरह मारने की धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद सलमान खान मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस धमकी के बाद सलमान खान ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए वेपन के लाइसेंस की अर्जी भी दी थी। और इसी संदर्भ में आज मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फसालकर से सलमान खान ने एक बार फिर मुलाकात की है। तो मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान को धमकी मिली थी, पुलिस कमिश्नर से वो मिलने पहुंचे थे, उनके पिता को भी धमकी मिली थी। सूरज ओझा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। सूरज ओझा, क्या अर्जी कमिश्नर को दी गई है और वेपन अगर मुंबई पुलिस दे रही है तो क्या आधार, मतलब मैं समझना चाहूंगी इस खबर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कुछ दिनों पहले ही सलमान खान के घर के बाहर जो बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक टेबल पर एक चिट्ठी मिली थी जिस पर लिखा हुआ था कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का सिद्धू मूसेवाला कर दिया जाएगा। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था अज्ञात शख्स के खिलाफ और जांच शुरू की थी। इसी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मुंबई पुलिस ने कई सारे पहलुओं की जाँच की। तो देखिए इस मामले के बाद फिर सलमान खान ने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन के लाइसेंस की अर्जी दी थी मुंबई पुलिस को और इसी अर्जी के संदर्भ में आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करते समय कमिश्नर ने कई सारे सवाल पूछे। उनकी सुरक्षा के बारे में उन्हें बताया गया कि आप सुरक्षित हैं मुंबई में, मुंबई पुलिस हमेशा आपके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे सुरक्षा आपको दी जाएगी। स्पेशल ब्रांच की क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया गया। साथ ही ये लाइसेंस कितना ज़रूरी है कितना नहीं ज़रूरी है, इस दोनों की बात को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। जी मैं सूरज आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सलमान खान कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा है, उनको और उनके पिता को धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस कह रही है कि भाई आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या किसी तरीके की पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस सुरक्षा भी सलमान खान को प्रोवाइड कराई गई है? देखिए उनके साथ अपने प्राइवेट गार्ड, उनके बॉडी गार्ड्स वो तो चलते ही हैं। मुंबई पुलिस की क्या सिक्योरिटी उनके साथ है? देखिए मुंबई पुलिस की एक टीम अक्सर उस इलाके में हमेशा मौजूद रहती है, कभी प्लेन क्लॉथ में, कभी यूनिफॉर्म में। तो वो जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। अक्सर पुलिस वहाँ पर एक राउंड लगाती है। वहाँ पे पुलिस के गार्ड हमेशा ही आपको देखने मिल जाएंगे। तो रही बात उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है या नहीं, तो इस पर अभी मुंबई पुलिस ने चीज़ें साफ नहीं की है कि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बात यहाँ पर थी कि सेल्फ डिफेंस को लेकर जिसकी उन्होंने मांग की है सलमान खान ने, और इसी वजह से उन्होंने गन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया था। इसी लाइसेंस के संदर्भ में आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उनसे मुलाकात की। उन्हें बताया कि काला हिरण शिकार मामले में भी सलमान खान का नाम आया था। क्या इस गन लाइसेंस को अगर मुंबई पुलिस नहीं देना चाहती है तो क्या हम उस मामले से इसको जोड़ सकते हैं, या इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? गन लाइसेंस को अगर दिया जाएगा तो उसका अलग कंसिडरेशन होगा। जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल ब्रांच का काम ही यही होता है। देखिए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में आखिर क्या है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट की जानकारी विवेक फंसालकर ने सलमान खान को दी और साथ ही सलमान खान से जानने की कोशिश की कि उनको क्या लगता है कि उनको कितना थ्रेट है। देखिए अगर किसी शख्स के खिलाफ कई मामले दर्ज होते हैं या कुछ होता है तो ऐसे में उसे गन का लाइसेंस मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो तमाम टेक्निकल चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में डिस्कशंस हुए हैं। अभी गन का लाइसेंस उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इस पर पिक्चर साफ नहीं है। लेकिन जो आज की मीटिंग का संदर्भ था वो यही था कि सलमान खान ने ये बताया था कि उनकी जान को जिस तरह से खतरा है, जिस तरह से उन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर उन्होंने एप्लीकेशन किया है। और ये गन का लाइसेंस का प्रोसेस कहाँ तक बढ़ा है, आखिर और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सलमान खान और विवेक फंसालकर के बीच में चर्चा हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें जब सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इससे पहले भी वो अर्जी दे चुके हैं, गन लाइसेंस वो चाहते थे। सलमान खान मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जिस समय मिलने पहुंचे वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उनकी बात को सुना, प्रोटेक्शन के लिए वो वेपन के लाइसेंस के लिए अर्जी देने पहुंचे थे और इसी संदर्भ में मुंबई पुलिस विवेक फंसालकर ने पक्ष रखा कि जो सिक्योरिटी है वो मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। बड़ी खबर इस समय सलमान खान को लेकर है। सलमान खान को जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली थी, उसी धमकी को देखते हुए सलमान खान आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे। उनके पिता को भी धमकी मिली थी। सलमान खान ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए वेपन के लाइसेंस की अर्जी दी थी और इसी संदर्भ में आज वो मुलाकात करने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से पहुंचे।
हालांकि विवेक फसालकर ने उनको बताया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने उनको धमकी दी थी, उसी को देखते हुए सलमान खान ने वेपन लाइसेंस की मांग मुंबई पुलिस से की। और ये तस्वीरें उस समय की जब सलमान खान मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में। सूरज ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज ओझा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये जरूर कह रहे हैं कि सलमान खान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से धमकी दी थी और उसके बाद जो तमाम पंजाब पुलिस के खुलासे हुए या दिल्ली पुलिस के खुलासे हुए, उसके बाद क्या मुंबई पुलिस ने कोई ऐसी जांच की थी जो कमिश्नर कह रहे हैं कि सलमान खान पूरी तरह से सुरक्षित है? इस दावे का आधार क्या है? देखिए जब भी किसी व्यक्ति को किसी तरह का थ्रेट आता है, उसके बाद हमेशा से पुलिस का ये प्रयास रहता है कि उसका मनोबल गिरे नहीं। इसी वजह से उसे बार बार बताया जाता है कि देखिए आप सुरक्षित हैं। रही बात इस पूरे मामले की, तो इस मामले में एक चिट्ठी मिली थी मुंबई पुलिस को, सलीम खान को चिट्ठी मिली थी जो उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई थी, जिस पे इस तरह की धमकी लिखी हुई थी। बहुत सारी जांच की गई, 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन किया गया, कई थियरीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अभी तक उस केस में किसी भी तरह का मेजर डेवलपमेंट मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह का माहौल खड़ा हो गया था कि सलमान खान की जान को खतरा है, सलमान खान खुद महसूस कर रहे थे कि इस तरह से धमकी कोई घर के पास रख के कैसे जा सकता है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई एक तरह का काफ़ी डेंजरस आदमी है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, तो तमाम उसके एग्जाम्पल्स हैं लोगों के सामने। इसी वजह से सलमान खान ने सेल्फ डिफेंस के लिए गन के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया था। और जो सूत्र बताते हैं कि इस लाइसेंस के संदर्भ में ही उन्हें आज पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था। दोनों के बीच में इस लाइसेंस को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का क्या सार निकला, निष्कर्ष क्या निकला है, इस बारे में भी कोई भी पिक्चर साफ नहीं हुई। लेकिन जो मुद्दा था, एक तो कर्टेसी मीट बताया जा रहा है और दूसरा जो मुद्दा ये था गन लाइसेंस को लेकर सलमान खान को विवेक फंसालकर से बातचीत करनी थी। देखिए कर्टेसी मीट जो है सूरज ओझा, आप भी जानते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में नहीं होती और पुलिस वालों के साथ नहीं होती है, वो घर में होती है। लेकिन हाँ, अगर ये कह रहे हैं सलमान खान कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें वेपन का लाइसेंस मिलना चाहिए, मुंबई पुलिस का पक्ष क्या है? मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को कैसे देखती है? मैं समझ सकती हूँ कि अभी कुछ भी बात सामने नहीं आई है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर और सलमान खान के बीच क्या बात हुई है, लेकिन आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या वेपन दिया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है? क्योंकि काला हिरण मामले में सलमान खान दोषी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है या फिर कानूनी पचड़े में वो कहीं ना कहीं से फंसा होता है, तो ऐसे में गन का लाइसेंस मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जी, यहाँ पर दो पर्याय हो सकता है। उन्हें मुंबई पुलिस की तरफ से एडिशनल सिक्योरिटी दे दी जाए जो वेपन के साथ हो, और दूसरा पर्याय सलमान खान को खुद वेपन दिया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा पर्याय है उसमें कई सारे पेच हैं कि टेक्निकल पेच हैं, उन पेचों को सुलझाना होगा वो लाइसेंस देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। और इस समय की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। बॉयज हाई स्कूल के गेट पर अज्ञात बदमाशों ने देसी बम फेंक दिया। एक के बाद एक कुल 3 देसी बम फेंके गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बम तब फेंके गए जब कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। गनीमत ये रही कि छुट्टी से पहले ये बम फेंके गए। अगर बच्चे स्कूल के गेट से निकल रहे होते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस वारदात में स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, देसी बम बॉयज स्कूल के सामने फेंका गया। मैं मोहम्मद मोइन, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी है आपके पास? किस तरह का ये बम था? क्या किसी ने जिम्मेदारी ली? कौन थे ये लोग? देखिए ये पूरा मामला शहर के नामी कॉन्वेंट स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल का है। इस वक्त हम वहीं गेट पर खड़े हुए हैं। आज दोपहर की ये घटना है। दोपहर के वक्त जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, बच्चे बाहर निकलने वाले थे, उसी वक्त यहाँ पर देसी बम पटके गए। एक एक कर 3 बम पटके गए और ठीक इसी जगह, यानी जिस छोटे गेट से बच्चे बाहर निकलते हैं उसी के ठीक बगल की जगह पर 3 देसी बम पटके गए। और जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। हालांकि बम फेंकने वालों की तस्वीरें नहीं आई हैं, लेकिन बम के पटकने के बाद जो धुआं निकलता दिखाई दे रहा है वो जरूर सीसीटीवी में कैद हो गया है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस बारे में प्रयागराज पुलिस से शिकायत कर दी है। पुलिस केस दर्ज कर रही है और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहत की बात इतनी है कि जिस वक्त बमबाजी की गई उस वक्त बच्चे गेट पर नहीं थे, पेरेंट्स गेट पर नहीं थे और जो लोग थे भी वो दूर थे। सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को चोट नहीं आई है, तो ये एक राहत की बात है। लेकिन प्रयागराज
प्रयाग में लगातार जिस तरह से बमबाजी की घटनाएं हो जी। रही हैं, अगर हम पिछले 50 दिनों की बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें बमबाजी के हो चुके हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली भी हैं, बमबाजी की घटनाएं होती रहती हैं और ठीक इन है। पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।